हेलो ड्रॉपर्स। यार ये जो ड्रॉपर शब्द है ना, ये ऐसा लगता है मानो कि किसी ने हमें हरा कर हमसे सब कुछ बिल्कुल ही छीन लिया हो और हमें मतलब हमारे पास कुछ भी ना बचा हो, ऐसा लगता है। और लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इस साल जो ड्रॉपर्स है, इसी ड्रॉपर को हटा के हमें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है। बस 4-5 महीने की और तैयारी बची हुई है, बस 4-5 महीने की और मेहनत बची हुई है। इन्हीं 4-5 महीनों के बाद हम इस ड्रॉपर शब्द को हटा के यहाँ पे डॉक्टर लगा कर दिखाएंगे और दिखा देंगे कि हम में भी एक कैपेबिलिटी है, हम भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ऑडियो नोट्स है तरुण सर के साथ। जो तरुण सर का नोट्स है उसका ऑडियो नोट्स बनाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, उन पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो यह फैक्टर दो तरीके के होते हैं, पहला एक्सट्रेंसिक और दूसरा इंट्रेंसिक। जो पौधे के अंदर प्रेजेंट रहकर उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, वो इंट्रेंसिक होते हैं। और जो बाहर से इफेक्ट डालते हैं उसे एक्सट्रेंसिक कहते हैं। एक्सट्रेंसिक में टोटल 6 आते हैं, जिसे एक्सट्रेंसिक में टोटल 5 आते हैं और एक्सट्रेंसिक को आउटर फैक्टर भी कहते हैं। तो इसमें 5 आते हैं। पहला टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा या कम हो जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इफेक्ट होगा। वाटर में भी सेम कंडीशन है। वाटर का आप पिछले लेक्चर में वाटर के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ भी चुके हैं। तीसरा न्यूट्रिएंट भी चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और चौथा ग्रेविटी और पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड। ये 5 फैक्टर्स होते हैं एक्सट्रेंसिक जो कि ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट, ग्रेविटी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं इंट्रेंसिक में कौन आएगा, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेल के अंदर ही रहकर, सेल के घर में रहकर सेल के ग्रोथ को रोकते हैं, उस पर अफेक्ट डालते हैं, रोक भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट करते हैं। तो प्लांट हार्मोन जो सेल होता है, सेल्स के बीच में कुछ केमिकल होते हैं जिसे इंट्रासेलुलर केमिकल कहते हैं। इंटरसेलुलर केमिकल कहते हैं। और एक इंट्रासेलुलर होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। अब सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं और सेल के बाहर क्या पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सेल हैं, प्लांट के कुछ सेल हैं, उन सेल के चारों तरफ सराउंडेड कुछ हार्मोन्स जो है सराउंडेड होते हैं, उसे इंटरसेलुलर इंट्रेंसिक कहते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जीन, वो इंट्रा मीन्स अंदर और इंटर मीन्स उसके बाहर चारों तरफ, तो इंटरसेलुलर इंट्रेंसिक कहते हैं। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात कर लेते हैं, जिसे हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, यह इंट्रासेलुलर इंट्रेंसिक फैक्टर हैं, इंट्रासेलुलर इंट्रेंसिक फैक्टर हैं, सॉरी इंटरसेलुलर इंट्रेंसिक फैक्टर हैं, इंटरसेलुलर इंट्रेंसिक फैक्टर हैं। हार्मोन क्या है, इंटरसेलुलर इंट्रेंसिक फैक्टर हैं। यह ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यह डिजर्विंग नेचर के होते हैं, डाइवर्स नेचर के होते हैं, जो कि डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, डिफरेंट केमिकल नेचर होता है इनका। और यह प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कैन बी प्रोड्यूस, आर्टिफिशियली भी इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यह डिफ्यूजिबल भी हो सकते हैं, मतलब पारेगम इधर से उधर जा सकते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हार्मोन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से हार्मोन्स को पढ़ना है। तो पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इंडोल कंपाउंड डेरिवेटिव है। दूसरा आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, प्यूरिन डेरिवेटिव है। और साइटोकाइनिन आपको पता है प्यूरिन रिंग में 2 चीज़ आता है, एडेनिन ग्वानिन, जो कि नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। तीसरा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, टार्पिन डेरिवेटिव है। चौथा इथाइलिन जो कि गैस है, एकमात्र हार्मोन जो गैस है। और पांचवा एब्सॉर्बिक एसिड जो कि कैरोटेनाइड डेरिवेटिव है। फिर से सुने, हमें टोटल 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसमें प्लांट में पहला ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है, इंडोल का। दूसरा साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है, प्यूरिन का। तीसरा जिब्रेलिन किसका डेरिवेटिव है, टॉर्पिन का। चौथा इथाइलिन क्या है, गैस है।
और पांचवा एब्सॉर्बिक एसिड जो कि कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप लोगों को अपना नोट्स लेके बैठना है, क्योंकि हम एक तरह से नोट्स ही रिवाइज कर रहे हैं बस। अगर नोट्स रिवाइज करने का मन नहीं करता है तो इसलिए हम इसका ऑडियो बना रहे हैं, ताकि ऑडियो को सुनते हुए आप नोट्स पे उंगलियां फेर सकें, मतलब नोट्स को देख सकें, जिससे कि नोट्स रिवाइज हो। इसलिए नोट्स को लेके बैठना कंपलसरी है। अगर आप नोट्स लेके नहीं बैठ रहे हैं तो आपको यह ऑडियो सुनने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये ऑडियो सुनकर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अपना नोट्स लेकर ही बैठें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एड था। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह के होते हैं, एक पीजीपी और दूसरा पीजीआई। पीजीपी क्या होता है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। एक ऐसा है जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि प्लांट के ग्रोथ को बढ़ावा देता है। और एक अदर हैंड एक दूसरे तरफ है जो कि प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। अब देख लेते हैं पीजीपी में कौन कौन आते हैं। यह सेल किसको प्रमोट कर सकते हैं? सेल डिवीजन को, फ्लावरिंग को, सेल इलोंगेशन को और ग्रोथ एक्टिविटी को। चारों टर्म से आप पहली बात परिचित हैं। और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे, कौन कौन से हार्मोन्स पीजीपी में आएंगे? तो याद रखिए 3 हार्मोन्स आएंगे, एसीजी, ऑक्सिन, साइटोसिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोसिन और जिब्रेलिन, ये तीनों आएंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि ये तीनों क्या केवल प्रमोटर का काम करते हैं, किसी भी कंडीशन में इनहिबिटर का काम नहीं कर सकते? आंसर होगा कि बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मैक्सिमम रोल है वो प्रमोटर की तरह है, इसलिए इनको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में रखा जाता है। अदर हैंड आते हैं पीजीआई में, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में। ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, लेकिन कब इनहिबिट करेंगे? स्ट्रेस कंडीशन में। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करना ही हेल्पफुल होता है। उस कंडीशन में, यानी कि उस कंडीशन को स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं, उस कंडीशन में यह प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे? तो इसमें 2 हार्मोन्स आएंगे, ABA। ABA क्या है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और दूसरा आएगा एथिनिल। एथिनिल दोनों काम करता है पीजीपी और पीजीआई का, लेकिन पीजीआई इसका मैक्सिमम है, इसलिए इसको पीजीआई में रखेंगे। अब एक एक हार्मोन्स का हमें स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर अकॉर्डिंग टू तरुण सर नोट्स। तो सबसे पहले ऑक्सीजन लेते हैं। अब हम प्रत्येक हार्मोन्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो किसी भी हार्मोन्स को पढ़ने से पहले जान लें हमें उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे हम एक हार्मोन्स लें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसका डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, और कहीं कह दिया कि कब किया, तो किसने किया। और दूसरा प्रिकर्सर, किससे हुआ। और तीसरा साइट ऑफ सिंथेसिस, मतलब कहाँ पे सिंथेसिस होता है। चौथा एग्जाम्पल और पांचवा बायो एस्से। बायो एस्से क्या है? एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें हम यह टेस्ट करते हैं कि वह उस पर्टिकुलर प्लांट के किस टिश्यू पे काम करेगा और कितनी मात्रा डालने पर काम करेगा, ये होता है बायो एस्से। अब आते हैं ऑक्सीजन की डिस्कवरी का बात कर लेते हैं। तो एक बात और ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, उनका डिस्कवरी जो होता है, जो हुआ है वो एक्सीडेंटल हुआ है, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट ऐसा सोच के नहीं गए थे कि हमें आज ऑक्सीजन या फिर जिब्रेलिन या फिर एनी हार्मोन्स डिस्कवर करना है। कुछ किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, लैब में कुछ और बना रहे थे, जिसके कारण एक्सीडेंटली उनको यह हार्मोन्स मिल गया। तो बात करते हैं हम ऑक्सीजन के डिस्कवरी की। तो ऑक्सीजन का डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल हुआ, और किसके द्वारा हुआ? तो चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन के द्वारा हुआ। ये दोनों किस पे काम कर रहे थे? तो फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि लाइट की तरफ जो टिप होता है, वेंडिंग ऑफ टिप टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ उसका टिप वेंड कर जाता है। जैसे कि समझने के लिए एक मान लीजिए मोनोकॉट सीड लेते हैं, उस सीड में आपको पता है अंकुर और प्रांकुर जो है डेवलप होंगे और रेडिकल मतलब डेवलप होंगे। जो ऊपर का हिस्सा होगा उसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाहर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे टिप ऑफ शूट कहेंगे, और उसके बाहर एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इन स्टेम और लीफ को मिला के कोलियोप्टाइल कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और कि जो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन थे वो किस पौधे पे काम कर रहे थे? तो कैनरी ग्रास पे काम कर रहे थे, नोट कर लीजिए। अब इसको जो है 3 तरह से प्रयोग करके देखा गया कि आखिर
क्या है, आखिर जो पौधा है वो लाइट की तरफ बेंड क्यों कर रहा है, उसका टिप लाइट की तरफ बेंड क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। तो मतलब टिप में कुछ तो था, तो कुछ को पता करने के लिए सबसे पहले लाइट दिया गया, तो जो पौधा था वो लाइट की तरफ बेंड कर गया, सनलाइट की तरफ बेंड किया। सेकेंड कंडीशन लाया गया, उसका डिकैपिटेट कर दिया गया, यानी कि सेकेंड प्लांट को डिकैपिटेट कर दिया गया। डिकैपिटेट मतलब उसका टिप जो था उसको काट के निकाल दिया गया, तो वेंडिंग नहीं हुई। इससे कंफर्म हो गया कि ऊपर ही कुछ है। अब एक और कंडीशन लिया गया कि देखें कि ऊपर ही है या फिर जहाँ से बाइंड हो रहा है वहाँ पे कुछ है जो उसको बाइंड करा रहा है, पॉइंट ऑफ बॉन्ड जो है बेंडिंग। तो एक पौधा लिया गया, उसके ऊपरी यानी कि टिप पे एक कैप लगा दिया गया, और उस कैप के लगने से वहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस नहीं हुआ, टिप को कवर कर दिया गया। और एक और कवर लेके उसके पॉइंट ऑफ बेंडिंग को कवर कर दिया गया, जिसमें बेंडिंग हुआ। मतलब कि ऊपर जो टिप है वहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो काम कहाँ करता है, नीचे आके बेंडिंग साइड पे। अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए, डार्विन, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे डार्विन थे, डार्विन के एक्सपेरिमेंट का जो इन्फ्लुएंस क्या निकला, आखिर इन दोनों ने क्या कहा लास्ट में कि आखिर क्या कारण है बेंडिंग का। तो सम ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस सिंथेसिस अकर इन टिप एंड इट्स डिफ्यूज्ड डाउनवर्ड, यानी कि टिप पर कुछ ना कुछ बन रहा है और बनने के बाद वो नीचे आ रहा है, जहाँ बन रहा है वह काम नहीं कर रहा है, नीचे आके फिर काम कर रहा है और एक साइड का जो ग्रोथ है वो बढ़ा दे रहा है, जिससे कि टिप की बाइंडिंग हो जा रही है। दूसरे साइंटिस्ट आए, वायसन और जेंसन क्या किए कि जो टिप था, टिप के नीचे माइका लगा दिया। माइका क्या होता है, प्रोटेक्ट डिफ्यूजन या डिफ्यूजन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि बाइंडिंग नहीं हुई। फिर से स्पष्ट हो गया कि कुछ ऊपर बन रहा है, लेकिन उसको बाइंडिंग कराने के लिए नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर रह के वो बाइंडिंग नहीं करा पाएगा। फिर दूसरे कंडीशन में अगार या जिलेटिन प्रोटीन लिया गया। ये दोनों क्या है कि डिफ्यूजिबल होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को पास करने देंगे तो बाइंडिंग हो गया। तीसरे साइंटिस्ट आए, एफ.डब्ल्यू. वेंट। ये जो है काम कर रहे थे अवेमा सटाइवा, यानी कि ओट के प्लांट पे। ओट प्लांट का कोलियोप्टाइल लिए, और कोलियोप्टाइल लेके उसको जो टिप था उसको रिमूव कर दिए, और रिमूव करके एक साइड पे ऑक्सीजन रख के देखे तो उसके अपोजिट साइड में बेंडिंग हुई। फिर दूसरे साइड पे ऑक्सीजन रख कर देखे तो उसके अपोजिट साइड में बेंडिंग हुई। अब यहाँ पे 2-3 जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पहला ऑक्सीजन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। पहला ऑक्सीजन किसने आइसोलेट किया अगार के द्वारा, तो एफ.डब्ल्यू. वेंट। और तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन फर्स्ट फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन किसने आइसोलेट किया सबसे पहले, तो कोगल और स्मिथ आते हैं, जिन्होंने IAA इंडोल एसिटिक एसिड को ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया फ्री फॉर्म में। सो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट द रीजन टिप अवे फ्रॉम लाइट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब एग्जाम्पल हमने पहले ही बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, डिस्कवरी पढ़ना है, साइट ऑफ सिंथेसिस पढ़ना है, प्रिकर्सर पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीजन के कौन कौन एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीजन के टोटल 4 एग्जाम्पल है, जिसमें ऑक्सीजन के एग्जाम्पल को भी 2 भागों में बांटा गया, नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन वो होता है जिसे हम नेचुरल फॉर्म में प्लांट से प्राप्त करते हैं, और सिंथेटिक ऑक्सीजन वो होता है जिसे हम लैब में खुद बनाते हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन में 2 आता है, IAA और IBA। IAA क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड है, और IBA क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है। और जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो क्या है, 2,4-D और NAA। 2,4-D क्या है, 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और NAA नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसमें 2,4-D और NAA सिंथेटिक ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक और पॉइंटेड नोटेबल पॉइंट है कि IBA एंडोल ब्यूटेरिक एसिड क्या होता है, ये दोनों तरह से पॉसिबल है। इसको हम सिंथेटिक भी बना सकते हैं और नेचुरल भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिकर्सर की। प्रिकर्सर क्या है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर है वो इंडोल रिंग है। इंडोल रिंग किस में पाया जाता है, तो ट्रिप्टोफॉन में पाया जाता है। ट्रिप्टोफॉन एमिनो एसिड में पाया जाता है, जो कि ट्रिप्टोफॉन का प्रिकर्सर है कौन, ऑक्सीजन। साइट ऑफ सिंथेसिस की बात कर लेते हैं कि आखिर प्लांट में ऑक्सीजन का सिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है। तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस जो है कहाँ होता है, टिप पे होता है। रूट टिप हो, शूट टिप हो या ब्रांच टिप हो, यहाँ पे होता है। अब
सबसे लास्ट पॉइंट ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं, बायो एसे। बायो एसे क्या है ऑक्सीजन का? सबसे पहले बायो एसे क्या है? इट इज टेस्ट डन बाय लिविंग टिश्यू टू फाइंड, पहला विच इज रोल ऑफ द हार्मोन ऑन द पर्टिकुलर टिश्यू, उस पर्टिकुलर टिश्यू पे हार्मोन्स का क्या काम है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन एट विच दी रोल अगर, कितने कॉन्सेंट्रेशन पे यह रोल परफॉर्म कर रहा है वह हार्मोन्स। अब बायो एसे में 2 बायो एसे पढ़ना है हमें ऑक्सीजन का। पहला अवेना कोलेप्टाइल कल्चर टेस्ट और दूसरा क्रॉस रूट इनहिबिशन टेस्ट। अवेना कोलेप्टाइल कल्चर टेस्ट क्या है? इसको वेंट ने जो है परफॉर्म किया था। सबसे पहले कि अवेना कोलेप्टाइल कॉर्वेचर टेस्ट, कॉर्वेचर मतलब वेंडिंग होता है, तो ऑक्सीजन प्रमोट वेंडिंग ऑफ अवेना कोलेप्टाइल। अवेना कोलेप्टाइल है क्या? एक प्लांट है, और उस प्लांट पे वेंट साहब ने क्या किया कि एक तरफ अगार का रख दिया, अगार जिसमें ऑक्सीजन कलेक्टेड था और डिकैपिटेटेड था वो, क्योंकि उसका टिप कटा हुआ था। तो वह जो है डिग्री ऑफ बेंडिंग, वेंट ने क्या कहा कि डिग्री ऑफ बेंडिंग प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अगार प्लेट। अगार प्लेट में जितना ज़्यादा हम ऑक्सीजन डालेंगे बेंडिंग उतना ही ज़्यादा होगा। अब दूसरे टेस्ट की बात कर लेते हैं, क्रॉस रूट इनहिबिशन टेस्ट। क्रॉस रूट इनहिबिशन टेस्ट में क्रॉस जो है प्लांट सीड था क्रॉस, जो क्या होता है सीड होता है, उसमें रेडिकल निकलता है। तो एक पेट्री डिश लिया गया, यानी कि एक पॉट लिया गया कांच का, और उसमें एक तरफ ऑक्सीजन डाल दिया गया और दूसरी तरफ ऑक्सीजन नहीं था। कॉटन में एक तरफ ऑक्सीजन था, दूसरी तरफ ऑक्सीजन नहीं था, तो जिधर ऑक्सीजन नहीं था उधर रेडिकल ग्रोथ किया, मतलब रेडिकल ग्रोथ प्रमोट हुआ, और जिधर ऑक्सीजन था उधर रेडिकल ग्रोथ प्रमोट नहीं हुआ, इनहिबिट हुआ। इसी को कहते हैं क्रॉस रूट इनहिबिशन टेस्ट। अब ऑक्सीजन के रोल की बात कर लेते हैं, तो रोल में टोटल हमें 7 रोल पढ़ना है। पहला रोल ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, दूसरा रोल ऑक्सीजन प्रमोट पॉर्थेनोकार्पी। पॉर्थेनोकार्पी क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट। तीसरा ऑक्सीजन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। चौथा ऑक्सीजन प्रमोट ऑब्सेशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट एंड प्रिवेंट ऑब्सेशन ऑफ न्यू लीफ एंड फ्रूट। पांचवा ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। छठवां एक्ट एज वेडिसाइड अगेंस्ट डाइकॉट। सातवां ऑक्सीजन प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहला ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो एपिकल को ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी उसी को डोमिनेंट रखता है। जो किसी भी प्लांट का है एपिकल होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, इसी कारण उसका ग्रोथ एपिकल का ग्रोथ प्रमोट करता है, और जो ब्रांचेज होते हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर हम एपिकल को रिमूव कर दें, एपिकल बड को रिमूव कर दें, तो क्या होगा, जो ब्रांचेज होंगी उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, उसका ग्रोथ प्रमोट हो जाएगा। इसका कहाँ है? हेड्ज मेकिंग कहाँ करते हैं? पार्क में झाड़ियाँ बनाने के काम आता है, टिप रिमूव करके। और दूसरा जो है इसका प्रयोग क्या है? टी प्लांटेशन में भी टी को, चाय के जो पौधे होते हैं उनमें झाड़ियाँ ज़्यादा लानी पड़ती है, क्योंकि उसमें पत्तियों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ब्रांचेज आएंगी तो पत्तियाँ आएंगी ही आएंगी। दूसरा बात लेते हैं ऑक्सीजन प्रमोट पॉर्थेनोकार्पी क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट। नेचुरली अगर हम देखें एक पौधे का जो सेक्सुअल पार्ट है उसमें, तो सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब बनता है, फिर ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है, जिससे कि फ्रूट डेवलप होते हैं। अब नेचुरली ये होता है कि ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट अगर, जिससे कि फ्रूट डेवलपमेंट होता है। अगर हम उस पर ऑक्सीजन स्प्रे कर दें आउटसाइड से, तो क्या होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाएगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा, और फ्रूट हमें चाहिए तो फ्रूट तो बन गया। इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? हम फ्रूट इंडस्ट्री में करते हैं। थर्ड रोल क्या है? ऑक्सीजन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग में आपको पता है कि कलम लगाना, जो भी हम गुलाब का या किसी पौधे का कलम लगाते हैं उसमें, या फिर गन्ने का भी होता है, तो रूटिंग प्रमोट करता है। एक हम सीड लेते हैं, सीड में रेडिकल निकलता है, और रेडिकल क्या करता है? प्राइमरी रूट फॉर्म करता है, जो कि टैप रूट सिस्टम में आता है। और
अगर रेडिकल के अलावा अदरवाइज कहीं से भी, रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकल रहे हैं, पौधे में रूट आ रहे हैं, तो उसे एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। रूट अदर देन रेडिकल इज नोन एज उसे हम एडवेंटेशियस रूट कहते हैं, उसे हम एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। इसको समझने के लिए कि ऑक्सीजन इस पे क्या प्रभाव डालता है, तो एक प्लांट लेते हैं, प्लांट के रूट, प्लांट के स्टेम को काटते हैं, उस स्टेम पे ऑक्सीजन डालते हैं। ऑक्सीजन डालने से क्या होगा कि उसमें रूट आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे रूट। ये डाइकोट स्टेम में होता है खासकर, क्योंकि डाइकोट स्टेम में कैम्बियम पाया जाता है और इट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज डेवलप एडवेंटेशियस रूट। ऑक्सीजन अगर हम डाल दें उस स्टेम पे तो रूट निकल आएगा। चौथा कंडीशन क्या है? अपसेशन। अपसेशन मतलब डिटैचमेंट, मतलब टूट के गिरना। डिटैचमेंट क्या होता है? अगर हम एक प्लांट को देखें तो प्लांट में दो तरह के लीफ होते हैं, एक ओल्ड लीफ और एक यंग लीफ। ओल्ड लीफ कहाँ होते हैं? पर्टिकुलरली मतलब हमेशा नीचे होते हैं और यंग लीफ ऊपर होते हैं। तो जब एक प्लांट यानी कि एक प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, जो ओल्ड लीफ होती हैं, वो सेनीसेंस हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो उसमें अपसेशन कराया जाता है। अपसेशन क्या होता है कि उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको निकाल के यंग लीफ की तरफ भेज दिया जाता है, जिससे वो पत्ती कमज़ोर हो जाती है और उसके वो जो है प्लांट से टूट के गिरने लगता है, एक अपसेशन लेयर बन जाता है और इसी दौरान ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। यंग लीफ में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज ज़्यादा रहता है और ओल्ड लीफ में जो है ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है, जिससे अपसेशन हो जाता है। अगर हम वेन ऑक्सीजन लेवल हाई इज लीफ फ्रूट नो अपसेशन, अगर हम ऑक्सीजन डाल दें, अगर हम उस पर्टिकुलर ओल्ड लीफ में या फिर ओल्ड फ्रूट में ऑक्सीजन डाल दें तो उसका अपसेशन कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा लेट से होगा। अब छठवें रोल पे आते हैं कि सिक्स रोल क्या है। तो ऑक्सीजन एक्ट एज वेडिसाइड। वेडिसाइड क्या होता है कि जो मोनोकॉट वेट को किल करते हैं, उसे वेडिसाइड कहते हैं। अब मान लीजिए एक ग्रॉसलैंड है, ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, डिफोलिएटर, फॉल ऑफ लीफ प्रमोटर, ऑक्सीजन प्रमोट फॉल ऑफ। मान लीजिए एक, या फिर सीधा सीधा आप समझिए कि जो भी लोग गाँव से आते हैं उनके खेत में गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ एक मोनोकॉट है, वेट यानी कि गेहूँ एक मोनोकॉट है। गेहूँ के साथ बहुत सारी घासें उग जाती हैं जो कि डाइकॉट होती हैं, बहुत सारी डाइकॉट घासें उग जाती हैं। हम जाते हैं फिर दुकान पे वही वेडिसाइड दिया जाता है। वेडिसाइड क्या करता है कि जितने भी डाइकॉट होते हैं प्लांट, उनको रिमूव कर, मतलब उनको किल कर देता है। वो वेडिसाइड होता क्या है? 2,4-D, मेनली 2,4-D ही यूज होता है, एक्ट एज डिफोलिएटर। और इसको 2,4-D को हम एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? वेडिसाइड का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? ग्रॉस लॉन मेकिंग में, एक ग्रॉस लॉन हम बना रहे हैं उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर उसमें डाइकॉट उग गए हैं तो। इन ग्रॉस लॉन वेड एट डाइकॉट, क्योंकि ग्रॉस लॉन में जो वेड होते हैं वो डाइकॉट ही होते हैं खासकर। अब सेवेंथ और आखिरी रोल के बारे में भी बात कर लें तो सेवेंथ यानी कि हमारा आखिरी रोल क्या है? ऑक्सीजन प्रमोट जाइलम डिफ्रेंशिएशन। ऑक्सीजन जाइलम डिफ्रेंशिएशन कैसे प्रमोट करता है? सबसे एपिकल, सबसे ऊपर जाइए पौधे के, जहाँ पे एपिकल बड है, वहाँ पे क्या होता है? डिवाइडिंग सेल होते हैं। डिवाइडिंग सेल के बीच में ही ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन जो है नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड क्या करता है? मूव करता है, और मूव करके परमानेंट सेल की तरफ आता है। परमानेंट सेल में क्या होता है? जाइलम फ्लोएम होता है। तो ऑक्सीजन प्रमोट जाइलम फॉर्मेशन व्हेन है फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड जब हो जाता है तो जाइलम के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जाइलम ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ तक हम ऑक्सीजन के 7 रोल के बारे में बात कर चुके हैं। एक बार और रिवाइज कर लें कि कौन कौन से रोल हैं। पहला, ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेटरल ग्रोथ नहीं होता है पौधे का, तो ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। दूसरा, एपिकल प्रमोट पार्थिनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट बनाने में मदद करता है। तीसरा, एपिकल प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग के मतलब स्टेम काट करके जो हम पौधे उगाते हैं उसमें रूटिंग को प्रमोट करता है। चौथा, ऑक्सीजन प्रमोट अपसेशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट एंड प्रिवेंट ऑब्जेक्शन ऑफ न्यू लीफ एंड फ्रूट। जो पौधे में जो पुराने पत्ते और फ्रूट होते हैं उनको
जो है गिराने का काम करता है और जो नए फ्रूट और पत्ते हैं उनको न गिरे इससे रोकता है। 5वां ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो होता है उसमें फ्लावरिंग के लिए ऑक्सिन ही हेल्प करता है। 6वां एक्ट एज वेडिसाइड, यह जो है डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उसको किल करने का काम करता है। और मेनली जो वेडिसाइड है वो 2,4-D है। 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। 7वां ऑक्सिन प्रमोट जाइलम डिफ्रेंशिएशन। ऑक्सिन जाइलम डिफ्रेंशिएशन को भी प्रमोट करता है। अब इतने रोल तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा रोल भी पढ़ना है? तो एक्स्ट्रा रोल में हमें पढ़ना है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म और दूसरा सेल इलोंगेशन। इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।